नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। आज मास्क के साथ फिर से उपस्थित हूँ। मास्क एक सांकेतिक रूप से आपको दिखाना है। आप हमारे सामने थोड़ी हैं, आप हमारे बगल में थोड़ी बैठे हैं, लेकिन आप जिस जगह पर होंगे, आपके आसपास लोग रहते होंगे, आप बाहर सामान खरीदने जाते होंगे, या हो सकता है कि अभी भी कोरोना को आप हल्के में ले रहे हों, दोस्तों के साथ घूम रहे हों, बैठ उठ रहे हों, तो इनसे बचिए। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। कोरोना बहुत खतरनाक है। हो सकता है आप युवा हैं तो आप बच जाएं कोरोना के इस जंग में, लेकिन आपके माँ बाप होंगे जिनका उम्र हो सकता है 50 से ऊपर हो, या हो सकता है आपके घर में कोई बच्चे हों जिनकी उम्र 7-8 साल से भी कम है। उन दोनों कंडीशनों में कोरोना बहुत खतरनाक हो सकता है। तो आप अगर बाहर से कहीं से कोरोना आयात करके लेके आते हैं और अपने किसी बुजुर्ग या किसी बच्चे को दे देते हैं तो उनके जीवन को खतरा हो सकता है। इसलिए सब लोग मिल करके बचाव करेंगे, तभी कोरोना से बच पाएंगे। और बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सुरक्षित रहने की ज़रूरत है। सैनिटाइज कर लिया कीजिए हाथ, जब बाहर जाएँ कोई सामान वगैरह खरीदने, मास्क लगा करके रखिए। किसी अपरिचित व्यक्तियों से मिलने से बचिए, जिनको जानते हैं कि वो आपके आसपास ही, कहीं बाहर से नहीं आए हैं, उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके बातचीत कीजिए। यदि किसी को जुकाम, बुखार या ऐसा कुछ लक्षण दिखाई दे रहा है तो आप जांच करवाइए यथास्थिति। और सबसे अच्छी चीज़ है कि भारत में लोगों का इम्यूनिटी इसलिए ठीक ठाक रहता है क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो है चाय में एक काढ़ा के रूप में हमेशा चाय पीते ही हैं। तो काढ़ा जो है पीजिए, उससे आपके शरीर में गर्मी आएगी और जो हीट होता है वो वायरस और बैक्टीरिया को कमज़ोर करता है। ठीक है। और दूसरी चीज़, गर्मी है तो एसी और पंखे से बचना है। ठीक है। क्योंकि जैसे ही अब फ्रिज के पानी से बचिए। आपका शरीर, अगर आप कुछ ठंडा कंज्यूम कर रहे हैं तो उसकी स्थिति में कोरोना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर कोरोना हो भी जा रहा है और आप कोई ठंडी पदार्थ का सेवन नहीं करते हैं तो ज़्यादा आपको परेशान नहीं कर पाएगा। तो इसलिए प्लीज़ 2-3 महीने के लिए रईसी भूल जाइए। एसी, फ्रिज, इसको किनारे कर दीजिए और इस कोरोना के जंग को जीत लिया जाएगा। ठीक है। चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। आज ये इकोनॉमिक्स क्लास है, इसमें हम पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट। ठीक है। क्या पढ़ेंगे? फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट। एंड इन्वेस्टमेंट। हिंदी में इसे कहते हैं विदेशी व्यापार एवं निवेश। विदेशी व्यापार एवं निवेश। तो आपने इतिहास में भी पढ़ा, इतिहास की क्लास चल रही है, कि हड़प्पा सभ्यता के टाइम से ही इस पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का विदेशी व्यापार था। उस वक्त हड़प्पा में मेसोपोटामिया की सभ्यता से, सुमेरियन सभ्यता से ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि विदेशी व्यापार था और वो लगातार अनवरत जारी है, यानी करीब 5000 वर्षों से कह सकते हैं कि जारी है। बीच में जब भारत आज़ाद हुआ तो चूँकि भारत को गुलाम बनाने वाली एक कंपनी थी जो बाहर से आई थी व्यापार करने के लिए भारत में, लेकिन भारत की कमज़ोर राजनीतिक दशा को देखते हुए उसने यहाँ की राजनीति पर भी अपना कब्जा कर लिया और एक तरीके से भारत को गुलाम बनाया लगभग 200 वर्षों तक। तो जब देश को आज़ादी मिलती है अंग्रेज़ों से, फिरंगियों से, तो जो उस वक्त के नेता हैं वो ये सोचते हैं कि हमें अपने बाज़ार को कुछ दिन के लिए बंद रखना चाहिए। बाज़ार को बंद रखने का मतलब ये है कि विदेशी निवेशकों से बच करके रहना है, क्योंकि भारत नया नया आज़ाद हुआ, समस्याएं ज़्यादा थे, संसाधन कम थे, संसाधन सीमित थे, बंटवारा भी साथ में हो गया। तो पार्टीशन की वजह से संसाधन की और कमी हो गई। जैसे जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, सिंध प्रांत है, ये बहुत ज़्यादा रिच थे, ये कट गए। और इसके अलावा जो है ढाका, मुर्शिदाबाद जो है बांग्लादेश में चला गया, वो भी अपने आप में व्यापारिक दृष्टिकोण से बड़े रिच थे। तो इस बड़े भूखंड के कटने की वजह से संसाधन की कमी हुई और जब
जो है बंटवारा हुआ तो लोगों का आना जाना, उनकी व्यवस्था करना, उनका रख रखाव करना, यानी कि खर्चे बढ़े और संसाधन घटते हुए चले गए। ऐसे में यदि भारत अपनी इकोनॉमी को खोल के रखता तो हो सकता है कि दुनिया के बड़े जाइंट किलर इकोनॉमी वाले वो आते और भारत में व्यापार करते और फिर से जो है एक तरीके से हेजेमनी स्थापित कर लेते। उस वक्त भारत के नेताओं ने साहसिक फैसले लिए और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम झेल लेंगे थोड़ा बहुत जो समस्याएं हमारे साथ हैं, लेकिन अभी हम वर्तमान में अपनी इकोनॉमी को बंद रखेंगे, क्लोज्ड इकोनॉमी रखेंगे, ताकि फिर से कोई आकर के हमें गुलाम बनाने जैसी स्थिति में ना ले आए। और ये उस वक्त के लिए अच्छा फैसला था। और 1990 तक हमने अपनी इकोनॉमी को बंद रखा। किस जो है संदर्भ में कि विदेशी निवेश हम नहीं लेंगे किसी भी प्रकार का, वो चाहे एफडीआई हो या पीआई हो, किसी भी माध्यम से विदेशी निवेश हम नहीं लेंगे, यानी कि मार्केट को बंद रखा। हालांकि आयात निर्यात हो रहे थे, आयात निर्यात तो होगा ही भाई, सामान अगर हमें कुछ चाइना से खरीदना है, अमेरिका से खरीदना है, रसिया से खरीदना है तो खरीद रहे थे, हम उनको बेच भी रहे थे, लेकिन निवेश नहीं हो रहा था, यानी कि कोई मालिक नहीं बन रहा था। कोई जैसे अब वर्तमान में हांडा है, पेप्सी है, कोका कोला है, ये लोग आकर के यहाँ पर अपना फर्म स्थापित कर लिए हैं, बहुत सारी मोबाइल कंपनियाँ आकर के यहाँ स्थापित कर ली हैं, तो एक तरीके से ओनर है यहाँ पर। लेकिन 1990 से पहले कोई ओनर नहीं था। 1991 में एक ऐतिहासिक बजट पेश करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री और उस वक्त के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। वहाँ से भारत 3 अवधारणाओं को अपनाता है, जिसे एलपीजी कहा जाता है: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारवाद किसमें? आर्थिक उदारवाद। दूसरा प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण, और तीसरा ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। पूरा जो है विश्व एक बाजार बन गया, यानी कि उस दौड़ में, पूंजीवाद के उस दौड़ में भारत भी शामिल हो गया। जब उस दौर में भारत शामिल हुआ तभी से ये जो टॉपिक है ये प्रासंगिक बना, क्योंकि उससे पहले तो इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। तो अब समझते हैं कि होता क्या है बाहर का निवेश और कैसे होता है, किस किस फॉर्म में होता है, कौन निवेश कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, उसके लिए क्या मानदंड हैं, क्या सारी चीज़ें हैं, इसको समझेंगे। इसके लिए हम 2, 3, 4 क्लास में समझेंगे, अलग अलग इसमें सेगमेंट हैं, उसको समझते हुए चलेंगे। तो विदेशी व्यापार एवं निवेश। अब जो विदेशी व्यापार होता है इसमें आप आयात और निर्यात को विदेशी व्यापार कह सकते हैं, लेकिन जो निवेश होता है ये आयात और निर्यात नहीं होता है। आयात और निर्यात तो वस्तुओं के निर्माण होने के बाद में मार्केट के तलाश में होता है। जैसे अमेरिका अगर भारत में कुछ निर्यात कर रहा है तो एक मार्केट के तलाश में कर रहा है, ऐसा नहीं है कि यहाँ करके बनाएगा या कुछ करेगा, अपने यहाँ उसने बना लिया है, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट जो है, जो अंतिम प्रोडक्ट है, वो तैयार होने के बाद में मार्केट के तलाश में आयात निर्यात होता है। ऐसे ही भारत अगर कुछ निर्यात कर रहा है अमेरिका को, तो उसने भी फाइनली उसको तैयार कर लिया, फाइनल प्रोडक्ट के लिए मार्केट ढूंढ रहा है। लेकिन जो निवेश होता है, जो इन्वेस्टमेंट होता है, ये फाइनल प्रोडक्ट की स्थिति में नहीं होता है, फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए निवेश होता है। ठीक है ना, यानी कि फर्म स्थापित करने के लिए निवेश होता है, कोई यूनिट स्थापित करने के लिए निवेश होता है। तो हमें समझना जो है मूलतः निवेश को है, ठीक है, इसको समझना है निवेश को। अब जो विदेशी व्यापारिक निवेश हैं वो 2 प्रकार के हैं। एक है आपका एफडीआई और दूसरा है एफपीआई। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। एफपीआई का मतलब होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब पहले हम एफडीआई को समझते हैं कि एफडीआई क्या है, किस प्रकार उसमें निवेश होता है, कौन निवेश कर सकता है, कितना निवेश कर सकता है, और फिर उसके बाद में हम एफपीआई पर बातचीत करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। एफडीआई
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। हिंदी में विदेशी, या इसको इस तरीके से लिखें, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ठीक है ना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अब जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, इसमें दो प्रकार का निवेश है। जो कंपनी निवेश करने आती है, तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है ये। इसका मतलब क्या हुआ? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हुआ कि ये लंबी अवधि के लिए पैसा लगाते हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि ये केवल कमाने के लिए आते हैं। ये आते हैं तो एक अपना फर्म स्थापित करते हैं या किसी स्थापित फर्म में बड़ी हिस्सेदारी खरीदते हैं और लंबे समय तक कार्य करते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। अब इसमें दो प्रकार की कंपनियां होती हैं जो निवेश करती हैं। एक तो होती है ग्रीन फील्ड, ठीक है, और दूसरा ब्राउन फील्ड। ठीक है, एक तो ग्रीन फील्ड और दूसरी होती है ब्राउन फील्ड कंपनी, ठीक है ना। तो जो ग्रीन फील्ड कंपनियां होती हैं उनकी एफडीआई को ग्रीन फील्ड एफडीआई कहा जाता है, और जो ब्राउन फील्ड कंपनियां होती हैं उनकी एफडीआई को ब्राउन फील्ड एफडीआई कहा जाता है। अब इनका मतलब क्या है, अलग अलग उसको समझ लीजिए। ग्रीन फील्ड वह एफडीआई होते हैं जो अपना स्वतंत्र या कह सकते हैं कि व्यक्तिगत संस्था स्थापित करते हैं या एक नया फर्म स्थापित करते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लिखिए कि ये एक न्यू यूनिट स्टार्ट करते हैं, यानी कि ये किसी चल रहे संचालित हो रहे यूनिट में पैसा निवेश नहीं करते हैं, ये एक नया यूनिट आरंभ करते हैं। दूसरा जो ब्राउन फील्ड कंपनियां होती हैं, ये पहले से चल रहे यूनिट में निवेश करती हैं। ये पहले से चल रही यूनिट में निवेश करती हैं। इसको इस तरीके से समझिए, मान लीजिए अमेरिका का कोई एक व्यक्ति है, उसे भारत में व्यापार करना है। अब उसके पास दो ऑप्शन है व्यापार करने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 है कि वो आए किसी भारत की स्थापित कंपनी में हिस्सेदारी खरीद ले। हिस्सेदारी का मतलब कि उस कंपनी के शेयर खरीद ले। मान लीजिए उसने 20% शेयर खरीद लिए। अब वो इस प्रकार से जब निवेश करता है तो उसे ब्राउन फील्ड एफडीआई कहते हैं, ठीक है ना। और अगर कोई कंपनी आकर के निवेश करती है इस तरीके से तो उसे ब्राउन फील्ड कंपनी कहते हैं। इसके अलावा यदि कोई निवेशक आए और वो खुद का सेटअप स्थापित करे, यानी यहाँ पर ज़मीन एक्वायर्ड करे, उसके बाद में अपना कंपनी लगाए, तो इसे ग्रीन फील्ड कंपनी कहेंगे या ग्रीन फील्ड एफडीआई कहेंगे, ठीक है ना। यानी कि जब एकदम नया स्टार्ट हो तो ग्रीन फील्ड होता है, और जब पहले से स्थापित किसी यूनिट में पैसा लगाया जाए तो ब्राउन फील्ड होता है। अब इसमें भी दो प्रकार के निवेश होते हैं। इसमें भी दो प्रकार के निवेश हो सकते हैं। निवेश के दो तरीके हैं। एक तो है स्वचालित मार्ग, जिसे ऑटोमेटिक रूट कहते हैं, और दूसरा है सरकारी मार्ग।
यानी कि गवर्नमेंट के अप्रूवल के द्वारा जब कोई निवेश होता है तो उसे कहते हैं गवर्नमेंट मार्ग, यानी कि सरकारी मार्ग, और इसे कहा जाता है FIPB। ठीक है, ये एक बोर्ड होता है। ठीक है, ये एक बोर्ड होता है जिसका काम क्या होता है कि वो ये चेक करे कि जो है आ कहाँ से रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। ठीक है, तो इसका ये काम होता है कि जो निवेश आ रहा है उसको चेक करे, कौन दे रहा है, कैसा दे रहा है, ये सब काम जो है, यानी कि एक तरीके से लाइसेंस लेना हो जाता है। किससे? एक इस संस्था से, FIPB से। ठीक है, तो ये सरकारी मार्ग होता है। अब इसमें जो निवेश करना है इसके लिए मानक तय किए गए हैं कि कौन ऑटोमेटिक रूट से कर सकता है और कौन सरकारी मार्ग के द्वारा कर सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। स्वचालित मार्ग से यदि किसी को निवेश करना है तो सबसे पहले जरूरी ये है कि वो FATF, जिस देश का वो नागरिक है वह देश FATF का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, FATF क्या करता है? मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक संस्था है जो ये पहचान करता है कि कौन मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, या ये वो इस बात का जो है पता लगाने की कोशिश करता है कि ये पैसा फेयर है कि अनफेयर है, यानी कि कहीं कोई आतंकवादी संस्था तो नहीं है जो इस पैसे को लगा रही है, कोई अतिवादी संस्था, कोई मिलिटेंट ग्रुप है। तो ये काम किसका है? FATF का है। तो यदि कोई FATF का मेंबर देश है और उसका कोई निवेशक है, वो सीधे सीधे आता है और निवेश करता है, तो वो ऑटोमेटिक रूट का निवेश माना जाता है। दूसरा है सरकारी मार्ग से जो निवेश होता है, इसमें बात यह है कि FATF का सदस्य तो होना ही चाहिए। अगर 5,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि है, 5,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि है, तो उसे सरकारी मार्ग के द्वारा निवेश करना होता है। स्वचालित मार्ग में क्या होता है कि निवेश के 30 दिन के भीतर गवर्नमेंट को जानकारी देनी होती है, यानी कि पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। आपने निवेश कर दिया, उनके शेयर खरीद लिए और उसके 30 दिन के भीतर आपको सरकार को जानकारी देना है कि मैंने ये निवेश किया है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। सरकारी मार्ग में क्या होता है कि पहले आपको परमिशन लेना होता है, उसके बाद ही आप निवेश कर सकते हैं। तो ये है जो है आपका FDI का पूरा स्ट्रक्चर। ठीक, चलिए अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि FDI आने के लाभ क्या हैं और नुकसान क्या है। ऊपरी तौर पर तो ये लगता है कि FDI के बड़े फायदे हैं और ऐसे दिखाया जाता है, आप अखबार पढ़ते होंगे, समाचार देखते होंगे कि इतना FDI आया, सरकारें सीना चौड़ा करके बोलती हैं कि हमने इतना FDI लाया। मोदी जी इस कोविड काल से पहले, यानी कि पिछले 2019 और 2020, तो कोविड ने लेकर के जो है 2019 तो ठीक ठाक था, 2020 और अब 21 भी जा रहा है, ये कोविड में चला गया, इसलिए मोदी जी का विदेशी यात्रा जो है कम हो गया। नहीं तो मोदी जी पूरे दुनिया में घूम घूम करके FDI के लिए जो है रणनीतियाँ बना रहे थे। FDI आने के फायदे हैं, और कई बार जब FDI आता है या उसका दायरा बढ़ाया जाता है, उसकी सीमा बढ़ाई जाती है, तो उसका विरोध भी होता है। अगली क्लास में समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्या फ़ायदा है FDI का, क्या नुकसान है, क्यों विरोध होता है और क्यों उसे अप्रिशिएट किया जाता है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी। धन्यवाद।